हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है जीके जीएस एएससी वाला में। हम लोग आज पॉलिटी की क्लास नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे इस क्लास का लाभ अन्य स्टूडेंट्स को भी मिल सके। हम लोग आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। आगे देख लेते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आगे देखते हैं। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 75(1) का के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान 91वां संशोधन 2003 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया था। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। प्रधानमंत्री क्रमानुसार और कार्यकाल: जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, गुलज़ारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक: लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, फिर गुलज़ारीलाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, फिर उसके बाद मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक, चरण सिंह ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर
1989 तक। आगे देखते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। पी.वी. नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 2 बार। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक। आगे देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने तथा स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वह प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थीं। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आगे देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। आगे देखते हैं। संसद। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वी.पी. सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव,
HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया। संसद देख लेते हैं। संसद संघीय सरकार की विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और राज्यसभा तथा निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। संसदीय प्रक्रिया के दौरान यदि किसी संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो वह व्यवस्था का प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है। राज्यसभा देख लेते हैं। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 81 में यह उल्लेख है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। आंध्र प्रदेश में से 11, असम से 7, छत्तीसगढ़ 5, गुजरात से 11, हिमाचल प्रदेश से 3, झारखंड से 6, केरल से 9, महाराष्ट्र से 19, केरल मेघालय से 1, नागालैंड से 1, उड़ीसा से 10, पंजाब से 7, सिक्किम से 1, त्रिपुरा से 1, उत्तराखंड से 3, तेलंगाना से 7, अरुणाचल प्रदेश से 1, बिहार से 16, गोवा से 1, हरियाणा से 5, जम्मू एवं कश्मीर से 4, कर्नाटक से 12, मध्य प्रदेश से 11, मणिपुर से 1, मिजोरम से 1, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 3, पांडुचेरी से 1, राजस्थान से 10, तमिलनाडु से 18, उत्तर प्रदेश से 31, पश्चिम बंगाल से 16। आगे देखते हैं। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में से मात्र 3 दिल्ली, पांडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में। अगला देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया था। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन एवं भत्ता प्राप्त करता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। अनुच्छेद 89(2) आगे देखते हैं।
लोकसभा प्रश्नकाल 11 AM, शून्यकाल 12 PM, लंच 2 PM, सरकारी कार्य या विधायी कार्य 6 PM, 2, 4, 6। इसमें देखते हैं राज्यसभा 0 आवर प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर 1 PM, लंच 2 PM, राज्यसभा 5 PM। ये 3 से 5 विधि निर्माण विधेयक पारित करना। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त कर देगा। उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है। नंबर राज्यसभा तथा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत मत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। वर्ष 2003 में लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। अनुच्छेद 249। आगे देखते हैं। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे लोकसभा सहमत न हो। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। इस अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे इस क्लास का लाभ अन्य स्टूडेंट्स को भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। थैंक यू।